हार्ड। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ड्स। एक हमने पढ़ लिया इन्फिनिटिव के बारे में। किसके बारे में बेटा? इन्फिनिटिव पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस वाक्य में दो वाक्य होंगे, उसमें वर्ब की क्या पोजीशन होगी यह हमको समझना है। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है इसको जानो बेटा। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट माने पूर्णतया, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे, सब्जेक्टिव बना देंगे, पूर्णतया सब्जेक्टिव बना देंगे। ठीक है। इसके लिए दो शर्त लागू होनी चाहिए बेटा। कितनी शर्त? दो शर्त। पहली शर्त है दो वाक्य होंगे तो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त है एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा। क्या होगा? संभावित परिणाम होगा, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। दोनों शर्त समझ आ गई? संभावित परिणाम, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, संभावित परिणाम होगा, तभी यह नियम लगेगा। तो लड़के ने प्रश्न किया गुरुजी दो वाक्य होंगे तो किस वाक्य को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाओगे? तो नीचे लिखा था तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। किसको बनाते हैं बेटा? कारण वाले वाक्य को एन बनाते हैं। एन माने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें तीन स्टाइल हैं बेटा। कितने स्टाइल हैं? तीन स्टाइल हैं, वो तीनों को समझना है। स्टाइल नंबर एक BEING, बीइंग। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में हो तो, यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट जानते हो ना? अरे इज एम आर से जो वाक्य होते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। इज एम आर वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में जब लगता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट। समझ में आ गया ना? अब हम एग्जाम्पल आपको दे जा रहे हैं। जैसे कहा बेटा द क्लास वाज ओवर, कक्षा समाप्त हो गई। द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। यह दो वाक्य में ये आपके सामने है। इसमें हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वर्ब की क्या पोजीशन होगी यही समझना बेटा। देखिए इधर पहली शर्त है दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं। क्या? यहां क्लास है, यहां स्टूडेंट्स है, दोनों के कर्ता एक हैं क्या? नहीं है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा बेटा। कक्षा समाप्त हो गई तो संभव है कि विद्यार्थी अपने घर वापस जाएंगे, संभावित परिणाम है। कुछ नहीं जाते बेटा, हरामी पीस होते हैं नहीं, अरे चौराहे वाले, सीटी मारने वाले, लेकिन संभव है कहां जाएंगे? घर ही जाएंगे। तो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित क्या है? परिणाम है। यानी कक्षा समाप्त हो गई तो संभव है कि विद्यार्थी कहां जाएंगे? अपने घर जाएंगे। तो इसमें कारण कौन है बेटा?
बोलो। द क्लास, तो कारण वाली वाक्य कोई नहीं बनाएंगे, तो कारण वाला वाक्य कौन है? द क्लास वाज ओवर, यही कारण वाला वाक्य है। अब देखो यह सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो और चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है बेटा? वाज। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बोलो। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी। बी में लगा दो आएंगे। आधे लड़के तो यही नहीं जानते हो, पीछे टेंस में पढ़ा चुके। वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। बी में क्या लगा दो? आएंगे। बन गया बेटा। पढ़ो क्या बना? द क्लास बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। बन गया। अर्थ भी जानो, जो आपने वाक्य बनाया इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? कक्षा समाप्त होने से विद्यार्थीगण अपने घर वापस गए। तो यह जो है, यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन है। देखो इधर, यहां पर वर्ब की क्या पोजीशन हो गई, ये समझ आया नहीं है? यही समझाना बेटा, बीइंग कर देते हैं। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है, तो उसकी जो वर्ब है उसको किसमें कर दो? बीइंग में। रटो नहीं, अरे उसकी फर्स्ट फॉर्म में एंजी लगा दो। बन गया बेटा। जैसे देखो, It was a hot day. It was a hot day. We remained at home. हम घर पर बने रहे। पहली शर्त। दो वाक्य हैं, दोनों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। दिन गर्म था, परिणाम क्या हुआ? कि हम घर पर बने रहे। संभव है कि हम घर पर बने रहेंगे, लू लपेट जाएगी। तो कारण कौन है? इट वॉज ए हॉट डे। अब देखो यह सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है वाज है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बी। बी में लगा दो क्या? आईएनजी। पढ़ो बेटा, बन गया। क्या बना बोलो? इट बीइंग ए हॉट डे we remained at home। बन गया। दिन गर्म होने से हम घर पर बने रहे। समझे ना? इसमें यह आपको सीखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वर्ब की पोजीशन क्या हो गई? बीइंग। ठीक है, नोट कर लिया? गुड। इसे कहा बेटा, द स्काई इज क्लाउडी। द स्काई इज क्लाउडी। इट में रेन टुडे। यह बना बेटा पहली शर्त। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। पहली शर्त लागू हो गई। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो। तो आकाश में बादल हैं, परिणाम क्या है? परिणाम क्या हो सकता है? बरसात हो सकती है। तो संभावित परिणाम है ना बेटा। तो बताइए कारण कौन है? ये द स्काई इज क्लाउडी। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट है चाहे सिंपल पास्ट है, उसकी जो वर्ब इज है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बी में लगा दो क्या? आईएनजी। पढ़ो, बन गया बेटा। क्या बना? द स्काई बीइंग क्लाउडी इट में रेन टुडे। आकाश में बादल होने से आज बरसात हो सकती है। आपको सीखना है कि यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वर्ब की क्या पोजीशन हो गई? बीइंग। नोट कर लिया?
ऐसे लिखा बेटा, द नाइट वाज स्टार्मी, रात तूफानी थी। वी स्टॉप्ड आवर जर्नी। यह वाक्य है। पहली शर्त, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। रात तूफानी थी, संभावित परिणाम हुआ कि हमने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। तो कारण कौन है? द नाइट वाज स्टार्मी। इसकी वर्ब क्या है? कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव सुनाओगे, सिंपल पास्ट में है तो वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। बी में लगा दो क्या? पढ़ो बन गया बेटा। क्या बना? द नाइट बीइंग स्टार्मी वी स्टॉप्ड आवर जर्नी। बन गया बेटा। रात तूफानी होने से हमने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। नोट कर लिया। अब स्टाइल नंबर 2, इसको मिटा दें। स्टाइल नंबर 2 ऐसे लिखा बेटा, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस टेंस में है तो, यदि कारण वाला वाक्य किसमें बेटा? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते हो, पीछे पढ़ा चुके हैं। यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस टेंस में है तो क्या कर देंगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखा बेटा, लिखा द टीचर एंटर्ड द क्लास। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दो वाक्य हैं। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। दूसरी शर्त, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तो संभव है कि विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। लेकिन आजकल मॉडर्न फैशन में कुछ नहीं खड़े होते बेटा, विकलांग होते हैं। क्या होते हैं? पैर से नहीं, दिमाग से विकलांग होते हैं। यानी कि खड़ा होना चाहिए सम्मान देने के लिए। तो कारण कौन है बेटा? संभव है खड़े हो जाएंगे, संभावित परिणाम है। न खड़े हो तो क्या तुमको कोई गोली मार देगा क्या? लेकिन संभव है कि विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो कारण कौन है बेटा? अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। अब देखो, यह सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है ना, तो क्या कर दोगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म करो। क्या हो जाएगा बेटा? एंटर्ड के पहले क्या लगा दोगे? हैविंग। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, यहां कामा लगा देना। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्या बना बेटा? द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। आ गया होगा समझ में? तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कहा बेटा, द पुलिस arrived
द पुलिस रीच द मार्केट, द पुलिस रीच द मार्केट, द किडनैपर्स रैन अवे। पहली शर्त, दोनों वाक्यों की कर्ता एक है नहीं है। पुलिस बाजार पहुंची तो संभव है कि अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए, तो ये हम पकड़वाने के लिए खड़े रहेंगे, बोलो भाग जाएंगे ना। तो कारण कौन है? पुलिस का पहुंचना। अब यह एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस है। तो पहली बात तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म करो, क्या हो जाएगा? रीच्ड के पहले क्या लगा दो? हैविंग। बड़ा बेटा बन गया, क्या होना? द पुलिस हैविंग रीच्ड द मार्केट, द किडनैपर्स रैन अवे। पुलिस के बाजार पहुंचने से अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। तो आपको यह देखना है कि यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग रीच्ड, यही क्या बना है? क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। वर्ब की क्या पोजीशन है, यह हमको क्या करना है? समाधान पक्का। तो जब एक्टिव वॉइस होगा तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, नहीं बेटा? इसे कहा बेटा द डे डॉन्ड, द डे dawned, birds began to chirp, the day dawned, दिन उगा, पक्षी चहचहाने लगे। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं क्या? नहीं। पहली शर्त लागू हो गई। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो दिन उगा, तो परिणाम क्या हुआ? कि पक्षी चहचहाने लगे। तो यह परिणाम हो गया। तो कारण कौन है? यह। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या होगा बेटा? के पहले क्या लगा दो? हैविंग। पढ़ो, बन गया बेटा। अब चाहे इसको इधर रखो चाहे बाद में रखो, कोई प्रॉब्लम। बर्ड्स, ऐसा ऐसा लिख सकते हो, बर्ड्स बिगन टू चिर्प the day having dawned, having dawned, क्या होगा? पक्षी चहचहाने लगे दिन उगने से, दिन उगने से पक्षी चहचहाने लगे। कोई प्रॉब्लम? बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना बेटा। द मून रोज, द मून रोज, चांद उगा। वी विजिटेड द ताज, हमने ताज देखा। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं। चांद उगा, तो संभावित परिणाम क्या हुआ? हमने ताज देखा। तो कारण कौन है? चांद का उगना। अब यह कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करोगे? राइजन। के पहले क्या लगाना पड़ेगा? हैविंग। पढ़ो बेटा, बन गया। द मून हैविंग राइजन we visited the ताज, चांद उगने से हमने ताज देखा। बना लोगे? तो यह हमने बताया दूसरी स्टाइल, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस टेंस में है तो। बाकी अगले में